Hi guys, this is Prevalini Tiwari, subject matter expert legal aptitude from Legalish Tutorial। हमारा फरवरी का जो हर महीने का हम लोग डालते हैं करंट लीगल नॉलेज का लाइव होता है, वो बिकॉज ऑफ कोरोना, बिकॉज ऑफ क्वारंटाइन थोड़ा चेंज हो गया था। 15-17 मार्च को होना था, बट नाउ मैं इसको रिकॉर्ड करके डलवा रही हूँ। सो दिस इज नॉट अ लाइव, दिस इज अ रिकॉर्डिंग। आप लोग कमेंट्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, जिनको मैं बाद में रिप्लाई कर दूंगी। एंड एज यू कैन सी, ये स्टूडियो नहीं है, मैंने अपने घर के एक कमरे में पढ़ा रही हूँ। सो आई होप एटलीस्ट आपको नॉलेज वाला पार्ट मिल जाएगा, बाकी थोड़े से इनकन्वीनियंस यू हैव टू कोऑपरेट। सो आई स्टार्ट विद फरवरी का करंट लीगल नॉलेज। सून ही 10 डेज के विद इन मैं मार्च का करके डाल दूंगी। फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट विद फरवरी। सो फरवरी के पूरे करंट लीगल नॉलेज के लिए, सिंस पीपीटी नहीं है इस बार, आई हैव रिटर्न इट ऑलरेडी ऑन द व्हाइट बोर्ड। सबसे पहले मैं करूंगी बिल्स एंड एक्ट्स डिस्कस, देन वील गो टू इंटरनेशनल एंड लास्ट केस लॉज। सो आई बिगिन विद द बिल्स। द फर्स्ट बिल दैट वी आर डीलिंग हियर विद इज पॉपुलेशन कंट्रोल। ये एक प्राइवेट मेंबर बिल है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया राज्यसभा में। ये शिवसेना के एक एमपी ने इंट्रोड्यूस किया। व्हाट द बिल इज अबाउट इज बेसिकली दे आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके आर्टिकल 47A एक नया आर्टिकल लाने की कोशिश कर रहे हैं। सो दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग अ न्यू आर्टिकल हियर, आर्टिकल 47A इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दे विल इंसर्ट अ न्यू आर्टिकल which will talk about government trying to give extra tax benefit and subsidies to people who go by the rule of having only 2 kids, and anyone who has more than 2 kids will not be given that advantages. This is for government to basically promote कि लोग 2 से ज्यादा बच्चे ना करें और पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। ये बिल अभी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है, लेट्स सी आगे क्या होता है। द सेकेंड बिल दैट वी हैव इज, सो यहाँ पे बिल नहीं है, यहाँ पे एक पॉइंट जो लोकसभा में डिस्कस हुआ, जो मैं क्लियर करना चाहती थी, काफी टाइम से कंट्रोवर्सी में था। हम लोग ने पिछले 2 महीने के उसमें भी देखा था, द होल फेडरल स्ट्रक्चर का डिबेट जो है कि धीरे धीरे गवर्नमेंट सेंट्रलाइजेशन करती जाती है और कुछ टॉपिक्स जो कि ओरिजिनली स्टेट लिस्ट में थे उनको ट्रांसफर करके सेंट्रल लिस्ट में कर दी जाती है। वन ऑफ सच टॉपिक्स विच हैज ऑलवेज बीन इन डिबेट इज वाटर। यहाँ पे बीजेपी के ही एक एमपी ने ये क्वेश्चन उठाया था कि क्या गवर्नमेंट ये इंटेंड कर रही है कि वाटर को स्टेट लिस्ट से हटा के यूनियन लिस्ट में कर दिया जाए, बिकॉज इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स बहुत सारे होते हैं। इस पे बहुत सारी कमिटीज ऑलरेडी हो चुकी हैं जिनने ये रिकमेंड किया है कि ऐसा ना किया जाए तो अच्छा रहेगा, बिकॉज देन इवेंचुअली लैंड के लिए भी और बाकी स्टेट लिस्ट के टॉपिक्स के लिए भी सेम आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है। सो यहाँ पे लोकसभा में क्लियर किया गया है कि नहीं, हम वाटर को स्टेट लिस्ट से हटाने का प्लान नहीं कर रहे हैं और यूनियन लिस्ट में डालने के अभी एज ऑफ नाउ कोई इंटेंशंस नहीं है। मूविंग ऑन टू इंटरनेशनल न्यूज। केन्या हाईकोर्ट सबसे पहले हम देखते हैं। केन्या में NIAMS करके एक सिस्टम, बेसिकली वही डाटा कलेक्शन, यहाँ पे DNA, ह्यूमन DNA एंड GPS लोकेशन, इसको कलेक्ट करके एक नेशनल सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे थे जहां पे सबका डाटा हो सके फॉर वेरियस पर्पसेस की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, जैसा हमारे यहाँ आधार है। यहाँ पे जो कोर्ट की अप्रोच थी वो काफी इंटरेस्टिंग थी। सबसे पहले तो इन लोगों ने अपने आधार जजमेंट को रिफर किया, ठीक है। सो केन्या हाई कोर्ट रिफर्ड टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट इन आधार जजमेंट, दैट इज KS पुट्टस्वामी जजमेंट। और इस जजमेंट को रिफर करते हुए कोर्ट ने ये माना कि हाँ, डाटा प्रोटेक्शन के लिए डाटा कलेक्शन, ये वाला जो डाटा कलेक्शन है ये रीजनेबल है। तो अगर आपकी राइट टू प्राइवेसी थोड़ी सी जा रही है आर्टिकल 21 में या कहीं पे, तो चल सकता है इफ देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर इट, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट ने इस डाटा का जो कलेक्शन का सिस्टम है पूरा, इस पूरे सिस्टम को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा। कोर्ट ने कहा ये सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशनल है, नो प्रॉब्लम, बट यहाँ पे कोर्ट का ये कहना है कि व्हेन देयर इज नो लॉ which assures proper implementation and that there will be no leakage of it, no problem in execution, until then हम ये अलाउ नहीं कर सकते, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यहाँ पे मैं हल्का सा क्लियर कर सकती हूँ एग्जाम्पल देके। बहुत ज्यादा जो होता है वो ये होता है कि पहले टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाता है, फिर हम लोग लॉज लाते हैं और उससे डील करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बन चुकी है। तो ऐसे में अगर कोई टेक्नोलॉजी में लूपहोल है तो आप कुछ कर नहीं सकते, आप उसके आसपास लॉ बनाते हो, लेकिन बहुत सारी गलत चीजें, ह्यूमन राइट वायलेशन होते ही हैं फिर। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि पहले लॉ होना चाहिए, एक पूरी गाइडलाइन होनी चाहिए, उसके बाद हम ये टेक्नोलॉजी अलाउ करेंगे। सो दे हैव सेड दैट दिस होल सिस्टम ऑफ डाटा कलेक्शन इन इटसेल्फ इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये किया जा सकता है, लेकिन ये तब अलाउ किया जाएगा जब आपके पास ऑलरेडी एक मैकेनिज्म होगा जो ये अश्योर करे कि कोई और राइट्स आपकी ब्रीच नहीं होंगी, ठीक है।
So this was our international. Coming to the last, case laws. ये सबसे एक्सटेंसिव डिस्कशन है हमारा, बहुत सारे केस लॉज है हमारे पास देखने के लिए इसमें। I've taken a few important ones, of course. So सबसे पहले केरला हाई कोर्ट गे कपल। सो यहाँ पे जो चीज हमें समझने की है वो ये कि दिल्ली हाई कोर्ट में अभी हमने कुछ टाइम पहले देखा था that there is a gay couple LGBTQ entire community, they went to Delhi High Court asking for recognition of marriage between same sex couples. And on that Delhi High Court said कि कोर्ट के पास ये पावर नहीं होता कि कोर्ट बोले कि गवर्नमेंट से कि यार तुम ये लॉ बनाओ एंड यू अलाउ सेम सेक्स मैरिज और समथिंग। सो जुडिशरी का पार्ट टू डू जुडिशियल रिव्यू ऑफ लॉज हो सकता है या कोई एग्जिस्टिंग लॉ को चेक करना हो सकता है, लेकिन जुडिशरी अनलेस बहुत ज्यादा नेसेसिटी हो कभी भी ये नहीं करती कि गवर्नमेंट से बोले कि लॉ बनाओ। दैट इज लेजिस्लेटिव डिस्क्रिशन। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था जब डीक्रिमिनलाइजेशन हुआ था 377 का, तब भी व्हाट कोर्ट डिड वाज कोर्ट ने एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ को सेक्शन 377 आईपीसी को स्ट्रक डाउन किया था। कोर्ट कभी लॉ बनाने को नहीं कह सकता, कोर्ट ऑलरेडी लॉ को जांच सकता है, देख सकता है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। यहाँ पे ये दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ था कि कोर्ट ने कहा था कि हम कुछ नहीं कर सकते, सेम सेक्स मैरिज पे लॉ बनाए ये हम गवर्नमेंट से कंपलसरी नहीं कह सकते, नॉट विद इन आवर जुरिसडिक्शन, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग अप्रोच ली गई। सो अ गे कपल दे गॉट मैरिड इन केरला एंड व्हाट दे डिड वाज दे सेड कि ठीक है, वी अंडरस्टैंड दैट कोर्ट कैन नॉट आस्क गवर्नमेंट टू मेक अ लॉ बट वी कैन चैलेंज लॉ, राइट। सो दे चैलेंज स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट हमारा सेक्युलर लॉ होता है, ठीक है, इंटर रिलीजियस मैरिज है, जो हिंदू और मुस्लिम शादी कर रहे हैं, आप वो ना हिंदू लॉ में जा सकते हैं ना मुस्लिम लॉ में जा सकते हैं। मैरिज पर्सनल लॉ का मैटर होता है तो ये रिलीजन के अकॉर्डिंग चलता है। ऐसे में कोर्ट ने क्या कहा, सॉरी ऐसे में इस कपल ने क्या किया, व्हाट दे डिड वाज दे चैलेंज्ड द स्पेशल मैरिज एक्ट। सिंस द स्पेशल मैरिज एक्ट इज अ सेक्युलर लॉ, it is not supposed to be under any religion, it is not supposed to be under any stereotype, it is supposed to be according to our constitution, ठीक है। और इसमें जो मैरिज के लिए पॉइंट दिया है उसमें लिखा है when a bridegroom and bride या when a man and woman, तो why is this law heterosexual and why is this law not allowing or recognizing same sex marriage, इस चीज को उन्होंने चैलेंज किया है। so they can challenge a law, ठीक है। इस पे केरला हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और केरला स्टेट गवर्नमेंट से रिप्लाई मांगा है। सो दैट्स आवर फर्स्ट केस। सेकंड, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पे जो इश्यू था वो ये कि क्या कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगा। हम लोग सब देखते हैं आर्टिकल 12 है, आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन है जिसमें एक पॉइंट है स्टेट इंस्ट्रूमेंटैलिटी दी अदर बॉडीज वाला। इसके लिए वी हैव लैंडमार्क केसेस लाइक अजय हासिया केस। इस केस में बेसिकली कई पुराने केसेस में गाइडलाइंस दी हुई है कि कब हम कहेंगे कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा है स्टेट इंस्ट्रूमेंटैलिटी। इसके कुछ पॉइंट्स जो हमें देखने होते हैं वो ये कि क्या जिस अथॉरिटी को आप इस स्टेट इंस्ट्रूमेंटैलिटी कहने की कोशिश कर रहे हो, क्या उसका मेन जो मैक्सिमम खर्चा है वो स्टेट देख रहा है, फाइनेंशियल। सेकेंड, क्या स्टेट का एक डीप कंट्रोल है उस बॉडी पे, अंदर के एक फंक्शन को वो कंट्रोल कर रहा है। थर्ड, क्या ये जो बॉडी है क्या ये कोई पब्लिक फंक्शन कर रही है। फोर्थ, हम ये देखते हैं कि क्या इस बॉडी को इस एरिया में मोनोपोली है या दूसरे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। इसको हमने देखा, पुराना केस है जिसमें ये गाइडलाइंस दी हुई हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, उसके अकॉर्डिंग कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, फैक्ट्स बताती हूँ हल्के से जल्दी से। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसकी मोनोपोली होती है इन अ वे कि कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हेल्प्स एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू मॉनिटर एयर ट्रैफिक एंड एक्सेट्रा। सो कुछ काम है जो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट अकेला करता है फॉर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके कारण लोगों का कहना था कि उनकी मोनोपोली और वो स्टेट इंस्ट्रूमेंटैलिटी में आएंगे, बट व्हाट कोर्ट सेड इज कि नहीं, वो नहीं आएंगे, क्योंकि हमने ये जो चारों पांचों पॉइंट बोले कि स्टेट का डीप कंट्रोल है, स्टेट इतना फाइनेंसेस दे रहा है, हमको ये सारे पॉइंट साथ में देखने रहेंगे और ये देखने रहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव सारे ही जो फंक्शंस हैं इस बॉडी के, क्या उनमें स्टेट का इंटरफेरेंस डीप है, केवल ऊपर ऊपर से नहीं कि कुछ रेगुलेशन स्टेट ने बना दिए जो हम फॉलो कर रहे हैं, वो तो सबको थोड़ी थोड़ी स्टेट की रेगुलेशन फॉलो करनी होती है, लेकिन क्या इस बॉडी में डीप कंट्रोल स्टेट का है, गवर्नमेंट का है, या ये सिर्फ गवर्नमेंट का एक काम कर रहे हैं जिसके लिए इनको पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके कुछ काम है जो ये करते हैं जिसके लिए इनको पे किया जाता है और उस एरिया में इनकी मोनोपोली है बिकॉज सिर्फ ये वो काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली
दे आर नॉट स्टेट इंस्ट्रूमेंटैलिटी, क्योंकि स्टेट का कोई भी डीप कंट्रोल या एंटायर चीज इनकी फाइनेंसेस से लेके हर चीज स्टेट देखता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज टू फिंगर टेस्ट। ये भी 2013 के एक केस में ऑलरेडी हमारा सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर चुका है कि इन रेप केसेस टू टेस्ट whether the consent was there or not, virginity of a woman or sexual history of a woman should not be taken into consideration. टाइम एंड अगेन बार बार हमारे कोर्ट्स ने इसको कहा है। आई थिंक लास्ट मंथ भी एक केस हमने देखा था जिसमें हमने सेक्शन 144 आई गेस डिस्कस किया था इंडियन एविडेंस एक्ट का, जहां पे बार बार हम लोग 2002 का अमेंडमेंट लाके और कई बार ये क्लियर कर चुके हैं कि एक्चुअली फॉर अ रेप विक्टिम टू प्रूव कि कंसेंट थी या नहीं थी, हमको ये नहीं देखना चाहिए कि उसकी हिस्ट्री क्या है, सेक्सुअल हिस्ट्री क्या है, वर्जिनिटी है कि नहीं है। सो दिस हैज बीन क्लियर्ड इन 2013 इटसेल्फ बाय सुप्रीम कोर्ट कि दिस शुड नॉट बी डन, बट प्रैक्टिकली तभी ये कोर्ट ने कह दिया था कि टू फिंगर टेस्ट। सो टू फिंगर टेस्ट इज बेसिकली अ मेडिकल प्रोसीजर जिससे ये पता किया जाता है कि वुमेन इज वर्जिन और नॉट, व्हाट वाज हर सेक्सुअल हिस्ट्री, कोई चोट वोट है कि नहीं इन हर इंटीमेट एरिया एक्सेट्रा। इसको कोर्ट ऑलरेडी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह चुका है, सही नहीं है, मेडिकल ऑफिसर्स को नहीं करना चाहिए, बट इन रियलिटी ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड पुलिस अभी भी ये कंडक्ट कराती है, मेडिकल ऑफिसर्स अभी भी ये करते हैं। एंड अभी जो हुआ इस केस में करेंटली वो ये हुआ कि गुजरात में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक जज ने एक माइनर लड़की के रेप के केस में पहले तो गलती ये की कि उस माइनर लड़की की एज गलत कैलकुलेट की, उसको 16 के अबाव मान लिया, 18 अबाव मान लिया, उसकी कंसेंट को टेस्ट करने लगे, जबकि लड़की अगर माइनर है तो आपको कंसेंट पे जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, फिर कंसेंट को टेस्ट करने में भी उन्हें टू फिंगर टेस्ट पे ध्यान देने लगे। फाइनली व्हेन द जजमेंट केम द डिस्ट्रिक्ट जज हिमसेल्फ रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड रिफर्ड द केस टू गुजरात हाई कोर्ट, एंड गुजरात हाई कोर्ट इन दिस जजमेंट क्लेरिफाइड कि टू फिंगर टेस्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। टू फिंगर टेस्ट अगर मेडिकल ऑफिसर कर रहा है तो ठीक है, एज ऑफ नाउ इन लॉ वी डू नॉट हैव एनी लॉ टू पनिश देम, हमारे लेजिस्लेचर ने अभी तक इसके खिलाफ कोई लॉ नहीं बनाया है, लेकिन एटलीस्ट जुडिशरी should consider it as not valid और इस एविडेंस को हमें नहीं मानना चाहिए। ठीक है, देन वी हैव सोशल मीडिया अब्यूज सेल, मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट। यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा है, डीजीपीज को डायरेक्शन दिए हैं और ये कहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक सेल होना चाहिए जो सोशल मीडिया अब्यूज देखे। केवल झूठे स्टेटमेंट या केवल सेडिशियस स्टेटमेंट्स पे पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, फेक न्यूज से पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, उन लोगों को भी पकड़ो जो बिना वजह के डेरोगेटरी स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं। ठीक है, इसके लिए मद्रास हाई कोर्ट हैज गिवन गाइडलाइंस एंड हैज आस्क्ड डीजीपी टू मेक सेल एट एवरी डिस्ट्रिक्ट लेवल। नेक्स्ट, लिव इन रिलेशनशिप पे जजमेंट आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। लिव इन रिलेशनशिप पे ऑलरेडी हमारे पास वेलुस्वामी जजमेंट है 2011 का, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई कपल है, ठीक है, इफ दे आर केपेबल ऑफ मैरिंग ईच अदर, मतलब अडल्ट है, ऑलरेडी शादी नहीं हुई है, लड़का लड़की है, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है मैरिज की, ऑलरेडी मैरिड नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी, सो इफ दे आर केपेबल ऑफ मैरिंग दे शुड ऑल्सो हैव राइट टू बी इन अ लिव इन रिलेशनशिप एंड नॉट नेसेसरली मैरी, एंड दैट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ वैलिड रिलेशनशिप। मतलब आगे अगर उनके बीच में डोमेस्टिक वायलेंस का, मेंटेनेंस का कोई भी इश्यू आता है तो हम रिकॉग्नाइज करेंगे। ये ऑलरेडी कोर्ट क्लियर कर चुकी है बहुत सारे केसेस में। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे वो दोनों ऑलरेडी मैरिड थे, अपने अपने हस्बैंड वाइफ को छोड़ के लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट क्लैरिफाइड दैट नो, if you are already married then your live in relationship is not recognized as valid because you are not basically, अगर आप अदरवाइज शादी नहीं कर सकते, सो द होल प्रिंसिपल इज कि अगर आप अदरवाइज शादी कर सकते हो तो वी आर ओके, आप शादी ना करके लिव इन रिलेशनशिप का ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो। बट अगर आपको लॉ के अकॉर्डिंग अदरवाइज शादी करना अलाउड नहीं है क्योंकि आपने पिछला डाइवोर्स नहीं लिया है या जो भी कारण से, देन टू फाइंड अ लूप होल इन लॉ आप लिव इन रिलेशनशिप में रह लो, ये अलाउड नहीं होगा। ठीक है, what you can't do directly you can't do indirectly basically. So यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट has clarified that if the couple is already married then now two married people cannot come together and start a live-in relationship. This live-in relationship will not be recognized as valid by court. Citizenship of अक्षय कुमार एंड आलिया भट्ट, इस पे केस उठा था। अक्षय कुमार आई थिंक कनाडा की सिटीजनशिप है उनके पास, आलिया भट्ट के पास यूके की सिटीजनशिप है। सो जनरली जब भी कोई पर्सन दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है, सेक्शन 9 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट के अकॉर्डिंग हमारी गवर्नमेंट को उसकी सिटीजनशिप रिवोक कर देनी चाहिए, लेकिन इनकी अभी तक सिटीजनशिप हमारी गवर्नमेंट ने रिवोक नहीं किया, चैलेंज नहीं किया है। सो अ पर्सन
challenged, filed a case basically, writ of mandamus, ठीक है, आर्टिकल 226 में इनने इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस फाइल किया था कि कोर्ट जो है वो रिट ऑफ मैंडेमस इश्यू करे कि गवर्नमेंट इनकी सिटीजनशिप रिवोक करे। यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनसे कहा कि आप ये केस कर जरूर सकते हैं, बट इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है क्योंकि ये यहाँ रहते भी नहीं है। एंड 226 में हाईकोर्ट के पास रिट जुरिस्डिक्शन अपनी टेरिटरी के लिए होता है, तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के लैक के कारण ये केस इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और उनसे कहा कि आप सही जगह पे सही कोर्ट के सामने जाके केस फाइल कर सकते हैं। देन वी हैव अ बंगाली मूवी। इस बंगाली मूवी का मैं ट्रांसलेशन बताती हूँ आपको। द नेम इज एक्चुअली अ बिट टफ, ब्रह्मा जनेम गोपोन कोमती। सो द मीनिंग ऑफ द नेम इज कि ब्रह्मा द गॉड, ही नोज एवरी सीक्रेट एक्ट। सो इट काइंड हैज अ डबल मीनिंग, ठीक है। और इस पे लोगों ने चैलेंज किया था कि ये मूवी रिलीज नहीं होनी चाहिए। एंड व्हाट कोर्ट सेड इज कि हिंदुइज्म इज अ वेरी डेमोक्रेटिक रिलीजन। केवल नाम में ब्रह्मा वर्ड आ जाने से और सरकाजम में डबल मीनिंग निकलने से मूवी में कुछ नहीं दिया उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। सो हिंदुइज्म इज नॉट सच अ वीक रिलीजन और इट्स नॉट सो फ्रैजाइल कि वो इनडायरेक्ट सरकाजम से इफेक्ट हो जाएगा। इट्स अ डेमोक्रेटिक रिलीजन, इट एक्सेप्ट्स ऑल काइंड ऑफ व्यूज एंड दिस इज ओनली इन नेम, दिस इज नथिंग एल्स। एंड कोर्ट ने, कैलकाटा हाई कोर्ट ने इस मूवी के रिलीज को अलाउ किया है। देन वी हैव NCRDC, सॉरी दिस इज माय मिस्टेक, NCRDC, that is National Consumer Commission for Redressal of Disputes Consumers, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो फैन मूवी थी शाहरुख खान वाली, पता होगा, उसके ट्रेलर में गाना आया था जबरा फैन हो गया, ठीक है, और मूवी में वो गाना नहीं था। सो अ लेडी फाइल्ड केस अगेंस्ट यशराज फिल्म्स claiming for compensation, saying that this is malpractice in trade, कि आप ट्रेलर में वो गाना दिखा रहे हो। मैं मेरे बच्चों को लेके बड़े एक्साइटमेंट से गई थी मूवी देखने कि वो गाना आएगा एंड दैट सॉन्ग वाज नॉट देयर। सो शी फाइल्ड अ केस एंड कोर्ट सेड दैट यस दिस इज malpractice। अगर आप कोई गाना ट्रेलर में दिखा रहे हो तो आपको उसको मूवी में भी दिखाना पड़ेगा, और अगर आपने वो नहीं दिखाया है तो दिस इज malpractice एंड आई थिंक दे पेड हर 10,000 रुपीज। सो दिस वाज आवर फेब्रुअरी का न्यूज। लास्ट इन क्विक आई एक्सप्लेन यू विदाउट राइटिंग ऑन बोर्ड इज कोरोना वायरस से रिलेटेड लीगल अपडेट्स जो आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो देखो बहुत सारी चीजें हो रही हैं। जब स्टार्ट हुआ फरवरी में तो बहुत सारे कोर्ट्स ने अलग अलग जजमेंट्स दिए कि पहले बायोमेट्रिक चीजें बंद की, कोर्ट में भीड़ लगाना बंद करो, टू दी प्लेस राइट नाउ कि मैक्सिमम कोर्ट्स ऑलमोस्ट बंद से हो गए हैं। इंपॉर्टेंट केसेस के लिए खुले हुए हैं, वो भी कोशिश की जा रही है। इंपॉर्टेंट केसेस अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो जाए तो वो हो जाएंगे। हाई कोर्ट्स लिस्ट बना के प्रिजनर्स जिनकी कम पनिशमेंट थी उनको छोड़ रहे हैं। तो बहुत सारे फैक्चुअल स्टेप्स, ऑन ग्राउंड स्टेप्स लिए जा रहे हैं। लीगली अगर देखा जाए तो सबसे पहले आते हैं क्रिमिनल लॉ के। सो क्रिमिनल लॉ में हमारे आईपीसी में ही कुछ सेक्शंस हैं जो कि हमें पनिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। क्वारंटाइन वर्ड, सो एवरीवन इज लाइक कि व्हाई इज इट नॉट, क्वारंटाइन वर्ड फेमस हो गया, राइट? So we have the provision of quarantine in our IPC. We have the provision of someone voluntarily trying to spread communicable diseases. उसके लिए 6 months 2 years तक की, मैक्सिमम 2 years तक की पनिशमेंट्स दी हुई है आईपीसी में। सीआरपीसी में सेक्शन 144 लगाया जा सकता है। हम सब जानते हैं अगर पब्लिक हेल्थ डेंजर में है तो लोगों का बाहर निकलना बंद किया जा सकता है, ये किया जा सकता है। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक क्रिमिनल लॉ हमारे पास पैंडेमिक सिचुएशन के लिए नहीं है। जब भी कोरोना वायरस फैलने लगा, इसके कुछ साल पहले ही कई कंट्रीज प्रिपेयर्ड थी, दे हैड लॉस फॉर पैंडेमिक सिचुएशंस। यूएस, यूके, दे ऑन द स्पॉट मेड लॉज। हाउएवर व्हेन इट कम्स टू इंडिया, हम लोग ने अपना एक कॉलोनियल लॉ को रिवोक किया है, रिवोक रादर वापस से उठाया है और उसको यूज किया है। दैट इज एपिडेमिक्स एक्ट, जो अंग्रेज बना के गए थे हमारे यहाँ। बॉम्बे में प्लेग हुआ था तब उन्होंने वो लॉ बनाया था। So we are using that law which has certain provisions but it lacks certain provisions like public health rights उसमें नहीं है। तो we are kind of left on government's whims and fancies because laws नहीं है तो government को जितना चाहे वो help कर रही है, नहीं कर रही है। We do not have any legal right in any particular law to ask for anything। ये हुआ क्रिमिनल वाला। सिविल वाले पे आता है। तो सिविल में द मेन इश्यू दैट इज हैपनिंग इज कि जब स्टार्ट हुआ था, अब तो काफी अपन अप्रैल आ चुके हैं, ठीक है, बट जब स्टार्ट हुआ था फरवरी में, तब एक बहुत बड़ा इश्यू ये आ रहा था कि चाइना में जो सेल सप्लाई है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, वो सब टूट चुकी है। तो बहुत सारे लोग जो कॉन्ट्रैक्ट में जा चुके हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स अब वो नहीं कर पाएंगे। ऐसे में क्या वो विस मेजर का, ठीक है, एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस ले पाएंगे? फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसको माने जाएगा या फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसको नहीं माना जाएगा?
क्योंकि वो किसी और ना किसी तरीके से तो एनफोर्स कर सकते हैं। इस पे इंडियन गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन देके ये क्लियर किया गया था कि कोरोना वायरस के कारण अगर आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पड़ रहे हैं तो इसको एक्ट ऑफ गॉड माना जाएगा, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और आपको कोई नहीं पकड़ सकता। ठीक है, देन द लास्ट थिंग दैट वी शुड मे बी फॉर फ्यूचर ट्राई, जिसपे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हो रहा है अभी, इज दैट एज ऑफ नाउ जो हमारे पास नेशनल, स्टेट या इमरजेंसी के प्रोविजंस होते हैं उसमें कहीं भी पब्लिक हेल्थ का इश्यू नहीं है कि हम पब्लिक हेल्थ के इश्यू पे इमरजेंसी लगा सकते हैं। हम एक्सटर्नल वॉर, एग्रेशन, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इस पे लगा सकते हैं, जिसपे जापान कर रहा है, इमरजेंसी प्रोविजन लगाने की कोशिश कर रहा है। एज ऑफ नाउ हम सेक्शन 144 और अलग अलग गवर्नमेंट ऑर्डर से काम चला रहे हैं। That is it for February. We'll be soon coming up with March video. I hope you were able to understand. For anything else, please contact, please comment since this was not live. मैं आप लोगों के contacts comments पढ़ूंगी as long as it is relevant to this discussion we had today. Thanks for watching. Bye bye.